तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। सबसे पहले कल के लिए माफ़ी, क्योंकि कल मैं मेरठ एक शूट पर था और लौटते लौटते काफ़ी वक्त हो गया, और फिर एक शाम को अवार्ड फंक्शन भी था, और आप लोगों की प्यार, मोहब्बत और दुआओं से क्राइम तक को एक और अवार्ड भी मिला। तो उस चक्कर में कल की कहानी मिस हो गई, लेकिन कोई बात नहीं, आज वापस कहानी का सिलसिला शुरू करते हैं। कल से ये खबर चर्चा में है, शायद अगर कल मैं यहाँ मौजूद होता तो वही आपको कहानी सुनाता। बहुत सारे आप लोगों के मेल भी आए थे। आज के दौर का अगर मैं कहूँ कि नटवर लाल के बाद सबसे बड़ा कोई जालसाज, ठग, शातिर या जुर्म का प्रोफेसर चार्ल्स शोबराज। चार्ल्स शोबराज को लेकर एक खबर आई। करीब करीब 19 साल तक जेल में रहने के बाद चार्ल्स शोबराज की रिहाई का फरमान नेपाल की सुप्रीम कोर्ट से आया है। 19 साल नेपाल में रहा जेल में, 20 साल करीब उसने हिंदुस्तान की जेल में काटे, तो 39 साल। इससे पहले उसने फ्रांस की जेलों में कुछ सज़ा काटी, कुछ वक्त अफ़गानिस्तान की जेलों में, टर्की की जेल में, ईरान में। इस वक्त उम्र है 78 साल, 78 ईयर चार्ल्स शोबराज की। और अगर सारी चीज़ें अगर हम जोड़ कर देखें तो करीब 78 में उसने 45 साल के आसपास, 44 टू 45 ईयर्स जेल में काटे होंगे। यानी कि 30-38 साल ही उसने आज़ाद जिंदगी जी। बेहद अपने ज़माने में डैशिंग, हैंडसम, कई ज़ुबान, कई लैंग्वेज, भाषा पे पकड़ रखने वाला, चार्मिंग। और उसने खुद कहा एक बार कि अगर मुझे सिर्फ आप मौका दे दो सामने वाले से बात करने के लिए थोड़ी देर, और मैं उससे जब बात करूंगा तो मैं दावा करता हूं कि कुछ ही देर के अंदर अंदर वो मेरा भक्त हो जाएगा और मैं उसे लूट लूँगा सिर्फ बातों से अपनी। और वाकई उसने ऐसा किया कई बार। चार्ल्स शोबराज की ज़िंदगी की पूरी कहानी मैंने इसी क्राइम तक के एपिसोड में सुना रखी है। आज आखिर में वो कहानी का लिंक भी मैं कहूँगा दीपक से कि वो डाल देगा, तो आप में से बहुत सारे लोगों ने नहीं सुनी है। तो उसकी ज़िंदगी, उसकी जालसाजी, उसके काम करने के तरीके, उसके जो ऊपर जुर्म हैं, जो करीब उसके ऊपर अलग अलग कहते हैं 20 के करीब मर्डर के केसेस हैं, वो सारी कहानियाँ। और क्यों उसे बिकनी किलर का नाम दिया गया, क्योंकि चार्ल्स शोबराज का एक नाम बिकनी किलर भी है, वो भी उसमें है। लेकिन आज कहानी उसकी रिहाई और उस जुर्म के लिए जो उसे नेपाल में मिली। मैं चार्ल्स शोबराज से काठमांडू में मिला था जब 2003 में वो पकड़ा गया था, और तब ये खबर आई, और तब मैं बिल्कुल टीवी में नया नया एक रिपोर्टर था, और उस वक्त मुझे काठमांडू भेजा गया और मैं वहाँ एक हफ्ते तक रहा था। और देश में, काठमांडू में हर तरफ चार्ल्स शोबराज के इस खबर की जो है चर्चे हो रहे थे, सुर्खियाँ थी। और मैं कम से कम 2 से 3 बार चार्ल्स शोबराज को बिल्कुल करीब से मिला, बल्कि एक बार चार्ल्स शोबराज ने हाथ भी मिलाया और बातें भी की मैंने उससे। पूछा भी उसको, दिल्ली खासतौर पर तिहाड़ से, क्योंकि उसने पूछा था कि आप कहाँ से हो। मैंने बताया दिल्ली से हूँ, आज तक से हूँ। तो मौका मिला तो मैंने पूछ लिया था कि आप तो दिल्ली में काफ़ी लंबे अरसे तक रहे हैं, तिहाड़ में। तो वो हंसा भी। तो सारी जो बातें थी वो याद आ गई। तो आज उसी चार्ल्स शोबराज की पूरी रिहाई की कहानी। कल नेपाल की सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाया, 3 पन्नों का ये फैसला आया। इससे पहले चार्ल्स शोबराज ने एक अर्जी लगाई थी सुप्रीम कोर्ट में। उसने कहा कि उसकी सेहत जो है वो ठीक नहीं है, उम्र भी उसकी काफ़ी हो गई है, 78 साल, 78 ईयर्स का वो बूढ़ा हो चुका है। उसके दांत में प्रॉब्लम रहती है और उसके दिल का ऑपरेशन हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने उसे 20 साल की सज़ा सुनाई थी उम्र कैद की, 19 साल वो काट चुका है, 1 साल बचे हैं। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए उसे वक्त से पहले रिहा कर दिया जाए। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा तमाम पक्षों से बात की, उनकी राय ली, और आखिरकार कल अपना फैसला सुनाया कि चार्ल्स शोबराज को उसके हेल्थ ग्राउंड पर और उसकी उम्र को ख़ास तौर पर देखते हुए 15 दिन के अंदर अंदर न सिर्फ रिहा किया जाए, बल्कि नेपाल से उसको फ्रांस डिपोर्ट कर दिया जाए। चार्ल्स शोबराज फ्रेंच सिटीज़न है, फ्रांस का है, तो उसको फ्रांस भेज दिया जाए। वही फ्रांस जिसने अभी लास्ट संडे फीफा वर्ल्ड कप का रनर अप, तो उसी फ्रांस में अब चार्ल्स शोबराज को 15 दिनों के अंदर अंदर भेजा जाना है।
और मुझे लगता है कि ये 15 दिन भी नहीं लगेंगे, शायद हो सकता है कि 2023 न्यू ईयर चार्ल्स शोभराज फ्रांस में ही मनाए, अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो। जैसी ये खबर आई है, परवाना जो है वो वहाँ जिस जेल में बंद है काठमांडू के, चार्ल्स शोभराज वहाँ तक पहुँचना है। अब उसमें ये देखना है कि इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अलावा, चार्ल्स शोभराज के अलावा और तो कोई मामला नहीं है, क्योंकि जेल के अंदर 1-2 बार कुछ लड़ाई झगड़े की मामले में भी उसके खिलाफ मामला दर्ज हुआ था। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि चार्ल्स शोभराज के खिलाफ और कोई मामला होगा, तो उस हिसाब से उसकी रिहाई होगी। खबर यह है कि चार्ल्स शोभराज की जैसी रिहाई के ये आदेश आए, उसने अपने लोगों के ज़रिए काठमांडू में एक 5 स्टार होटल बुक करा दिया है, उसमें कुछ कमरे, हयात होटल, ताकि वो जेल से रिहा होकर वहाँ जाए। उसने अपने कुछ नज़दीकी रिश्तेदारों को बुलाया है, अपने कुछ जो उनकी किताब उसके ऊपर लिखी उनको बुलाया है, और उसके बाद वो वहीं पे रहेगा, मिलेगा, और फिर जैसी इजाज़त मिलेगी डिपोर्ट किया जाएगा, वो फ्रांस जाएगा। उधर काठमांडू की जो अथॉरिटी है उनका कहना है कि चूँकि वो अब तक एक बंदी था, जेल में था, अब अगर वो रिहा होगा तो उसके वीज़ा की मियाद बढ़ाई जाएगी, क्योंकि वो नेपाल का सिटीज़न नहीं है, तो 15 दिन की वीज़ा की मियाद उसकी बढ़ाई जाएगी, और उन 15 दिनों के अंदर अंदर उसे नेपाल से फ्रांस डिपोर्ट किया जाएगा। अब सवाल ये है कि आखिर चार्ल्स शोभराज नेपाल कैसे पहुंचा और उसे किस बात की सज़ा हुई, कब हुई, कैसे हुई। तो वो जो कहानी सुनाई उससे हटकर आपको बताता हूँ। 1972 से 1982 के दौरान चार्ल्स शोभराज ने अपने करियर में सबसे ज़्यादा जुर्म किए। जैसा मैंने बताया, 78 साल की उम्र में आधे से ज़्यादा उम्र तो उसने जेल में काटे थे। तो 72 से लेकर 82 के दौरान में उसने बहुत सारे देशों में, भारत में, अफगानिस्तान में, टर्की में, ईरान में, नेपाल में बहुत सारे क्राइम किए, और कहते हैं कि 20 से ज़्यादा उसने कत्ल किए थे। उसके काम करने का तरीका ये था कि वो ख़ासतौर पर टूरिस्ट को किसी भी सॉफ्ट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक या हार्ड ड्रिंक में बेहोशी की दवा मिलाकर दे देता था, और वो एक तरह से जहर, और उसमें वो मर जाते थे या फिर वो उनका गला घोट देता था। चार्ल्स शोभराज वैसे तो फ्रेंच सिटीज़न है, लेकिन असल में उसका ताल्लुक फ्रांस से नहीं था। चार्ल्स शोभराज के पिता भारतीय थे और माँ वियतनाम से थी। दोनों मिले, उसके बाद चार्ल्स शोभराज पैदा हुआ। हालांकि कहते हैं कि उन दोनों ने कभी शादी नहीं की। बाद में चार्ल्स शोभराज का पिता उसे छोड़कर चला आया, और अपनी उस चार्ल्स शोभराज की माँ को भी। इत्तेफाक से उस वक्त वियतनाम पर फ्रांस का कब्जा था, और बाद में फिर चार्ल्स शोभराज की माँ ने एक फ्रेंच आर्मी से का जो मैं अफसर था उससे शादी कर ली, तो वह पेरिस पहुंच गया। लेकिन जो फ्रेंच उसका दूसरा बाप, उसने कभी चार्ल्स शोभराज को अपनाया नहीं, और चार्ल्स शोभराज भी उसके करीब गया नहीं, और इसीलिए उसका बचपन पारिवारिक तौर पर थोड़ा सा टूटा और बिखरा हुआ था। बाद में वो जो छोटे मोटे जुर्म करने लगा, पकड़ा भी गया, जेल गया, जेल से बाहर आया। फिर उसके बाद उसने एशिया का रुख किया, वो अफगानिस्तान और ईरान और ये सारी चीज़ें होते हुए भारत पहुंचा। बोलने में माहिर था, शातिर था। भारत में उसने आके एक बाकायदा फ्रेंच ग्रुप भी ज्वाइन किया। फिर यहाँ उसने महंगी महंगी गाड़ियाँ और ये लोगों को बेचना शुरू किया चोरी करके। पहला उसका काम यही था कि वो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, इन जगहों से महंगी गाड़ियाँ चुराता और उन्हें इधर उधर बेचता, कहीं इंडिया में बेचता। फिर उसने यहीं इंडिया में एक शादी की। शादी के बाद उसे एक बेटा भी हुआ, और ये सब कुछ चल रहा था। लेकिन फिर एक बार वो नज़रों में आया और उसने कुछ सैलानियों को बेहोश करके लूटा, पकड़ा गया। तब तक इससे पहले वो कई जगह पे अलग अलग इसी तरह से सैलानियों को मार चुका था, और फिर उनके पासपोर्ट ले लेता, पासपोर्ट पे फर्जी सारे काम करता। तब ये टेक्नोलॉजी वो सारी चीज़ें नहीं थी, तस्वीर चिपका लो, नाम बदल लो और फिर वही बन जाओ। तो उसने पूरे दुनिया का भ्रमण किया, दौरा किया। लेकिन उसे भारत बहुत पसंद था, चूँकि उसके पिता भारत के थे, तो यहाँ पे भी वो करता रहा। इसी तरीके से उसने क्या किया कि बैंकॉक में उसके ऊपर इल्ज़ाम है कि 5 टूरिस्ट की कोल्ड ड्रिंक या ड्रिंक में नशीली चीज़ें मिलाकर उन्हें पिलाया, और फिर उनका गला घोंटा और मार डाला, और उनके सामान लूट कर भाग आया। तो 5 लोगों का के कत्ल का इल्ज़ाम उसके ऊपर बैंकॉक में था। अब बैंकॉक में कत्ल के लिए वहाँ पे सजाए मौत है, उसे मालूम था, लेकिन वो वहाँ से निकल भागा। भागने के बाद पता चला कि चार्ल्स शोभराज ने ये काम किया। इससे पहले वो और भी जगह कत्ल कर चुका था। अब इधर इंडिया आया। इंडिया में 1976 में दिल्ली में चार्ल्स शोभराज को पकड़ा गया, और
वो ऐसे ही टूर गाइड बन के और लोगों को लूटना और ख़ासतौर पर विदेशियों को, तो ये सारी चीज़ें हुई और उसे 10 साल की सज़ा हुई। 1976 में पकड़ा गया था, 1986 में उसको रिहा होना था। उधर 1972 में उसने बैंकॉक में क्राइम किया था। तो बैंकॉक के कानून के हिसाब से 20 साल के अंदर अंदर चार्ल्स शोभराज को पकड़कर उसके खिलाफ मुकदमा चलाना ज़रूरी था और सज़ा सुनाई जानी ज़रूरी थी। अगर 20 साल वो हाथ नहीं आता तो फिर जो उसने क्राइम किया वो उसके लिए माफ़ी, फिर उसे कोई सज़ा नहीं दी जा सकती। ये थाईलैंड का कानून है, कई देश का कानून है कि 20 साल के अंदर अंदर जो जुर्म हुआ है उसके मुजरिम को कटघरे तक लाना है, सज़ा देनी है, और अगर 20 साल आप नहीं पकड़ पाए तो 20 साल बाद वो आज़ाद है, उसके ऊपर कोई मुकदमा नहीं चलेगा। चार्ल्स शोभराज एक पढ़ा लिखा शातिर इंसान, उसे ये मालूम था बैंकॉक का कानून, इसलिए वो भारत भाग कर आया। जो उसने थाईलैंड में 5 कत्ल किए, उसके 4 साल के बाद भारत में वो पकड़ा गया दिल्ली में। उसे 10 साल की सज़ा हुई फॉर्जरी और ये सारी चीज़ों में, और उसे तिहाड़ भेज दिया गया। 76 में उसको तिहाड़ भेजा गया, 86 में उसको रिलीज़ होना था 1986 में। उसे पता था कि जैसे ही वो रिलीज़ होगा भारत सरकार उसको थाईलैंड में डिपोर्ट कर देगी, क्योंकि थाईलैंड ने चार्ल्स शोभराज की गिरफ्तारी के बाद भारत सरकार से संपर्क किया और कहा कि 5 कत्ल के इल्ज़ाम में ये वांटेड है, हमें चाहिए। तब भारत ने कहा था ठीक है, एक बार इसकी सज़ा जो भारत की सरजमीन पर इसने जुर्म किया उसे दे दी जाए, फिर हम आपको इसको डिपोर्ट कर देंगे। थाईलैंड ने भी कहा चलो अभी वक्त है हमारे पास। 72 में उसने किया, यानी कि करीब 14 साल अभी हुए हैं, 6 साल उनके पास बाकी है। इधर चार्ल्स शोभराज को भी पता है कि 10 साल के बाद मुझे रिहा कर दिया जाएगा और ये भारत सरकार मुझे थाईलैंड को सौंप देगी, और थाईलैंड पहुंचने का मतलब है मौत यकीनी है, सजाए मौत मिलनी ही मिलनी है। तो उसकी कहानी खत्म हो जानी थी। यहीं से उसने दिमाग लगाना शुरू किया। 86 उसकी रिहाई में कुछ वक्त बचा था अब सिर्फ, जो उसने जुर्म किया इंडिया में। अब आराम से वो जेल से बाहर आ सकता था, लेकिन उसके दिमाग में तो कुछ और चल रहा था। उसने कहा रिहा तो हो गया पर सीधे मौत है, क्योंकि थाईलैंड भेज देंगे। उसने तरकीब लगाई, जुगाड़ किया, जेल में सारी दोस्ती थी। 86 में उसने जेल में अपने बर्थडे की एक पार्टी रखी फर्जी, और तमाम स्टाफ से तब तक घुल मिल चुका था, 10 साल हो गए थे। उन्हें महंगे महंगे गिफ्ट भी देता, सिगरेट भी पीता, और तिहाड़ का आपको इतिहास शुरू से पता है। अभी सुकेश चंद्रशेखर की कहानी आपको पता ही है। तो तब भी तिहाड़ वैसा ही था, अब भी तिहाड़ वैसा ही है। रिश्वत के मामले में बदला नहीं है, बल्कि अब तिहाड़ के जो DG एक्स संदीप गोयल, उनको सस्पेंड कर दिया गया, और बहुत उम्मीद है कि शायद वो अब जेल चला जाए, क्योंकि सुकेश चंद्रशेखर ने इल्ज़ाम लगाया कि करोड़ों रुपए दिए हमने तिहाड़ के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को। तो उस वक्त भी चार्ल्स शोभराज ने तिहाड़ के ऑफिशियल्स की इस कमज़ोरी को भांपा, पकड़ा, और उन्हें पार्टी दी, केक मंगाया, मिठाई खिलाई, लड्डू दिया। बस उसने ये किया कि उन सब चीज़ों में बेहोशी की दवा मिला दी। देर रात सबने खाया, जश्न मनाया चार्ल्स शोभराज के बर्थडे का, और सुबह जब आँख खुली तो शोभराज समेत 4 लोग तिहाड़ जेल से फुर हो चुके थे। दरवाजे तक, तिहाड़ का जो मेन गेट था, वहाँ तक के जो खड़े हुए संतरी और पहरेदार थे, उन सब ने लड्डू जमकर खाए, और सभी बेहोश पड़े हुए थे। कहते हैं जब चार्ल्स शोभराज निकला तो एक भी जेल का स्टाफ सामने नहीं आया, क्योंकि सब ज़मीन पर थे, बेहोश पड़े थे। और उसे अपनी रिहाई का इतना ज़्यादा पुख्ता यकीन था कि वो जब जेल के मेन गेट से बाहर आया तब भी उसे कोई डर नहीं। बाकायदा बाहर आकर उसने फ़ोटो खींची, और फ़ोटो खींचने के बाद वहाँ से निकल गया। अब सुबह हड़कंप मच गया शोभराज। फिर ये हुआ कि अब जब रिहाई होना था तो भाग क्यों रहा है? कोई भी अक्लमंद कैदी ऐसा सोचेगा नहीं, लेकिन उसके दिमाग में कुछ और था। उसे मालूम था कि एक बार जेल तोड़ेंगे, जेल ब्रेक करेंगे तो इसकी अलग सज़ा मिलेगी। इसके बाद वो वहाँ से निकलता, आराम से मुंबई से होते हुए गोवा में जाकर अपना ऐश कर रहा है। इत्तेफाक से गोवा में फिर जब ऐश कर लिया, उसी ने चाहा कि अब उसे दोबारा गिरफ्तार होना है, तो पब्लिकली आया, सामने आया। कुछ पुलिस वाले फिर नज़र पड़ी, उन्होंने पहचान लिया, और उसके बाद चार्ल्स शोभराज को गिरफ्तार किया। वो खुशी खुशी वापस दिल्ली आया, फिर से तिहाड़ के अंदर गया, क्योंकि उसका काम पूरा हो चुका था। अब जब जेल ब्रेक का मामला था, फिर अदालत में मामला चला और उसको 10 साल की सज़ा हो गई। इधर 10 साल की सज़ा हुई। इस सज़ा से शोभराज खुश, उधर थाई पुलिस गम में, अफसोस में, क्योंकि जो कैदी अब अगले साल भर के अंदर उनके पास होना था और जिसे उनको सज़ाए मौत देनी थी, शायद वहाँ गोली मार के, वो वापस जेल पहुँच गया, और अब फिर से 10 साल की सज़ा हो गई। तो 10 दूनी 20। अब 86 में उसको पकड़ा गया, फरारी के कुछ ही दिन बाद। 10 साल का मतलब है 96, और 92 में थाईलैंड में उसके 20 साल की मियाद ख़त्म हो रही थी। यानी 92 के बाद चार्ल्स शोभराज थाईलैंड खुद भी जाए तो उसको वहाँ की पुलिस नहीं पकड़ सकती थी, वहाँ के कानून के हिसाब से।
तो 5 कत्ल यानी 5 खून माफ थे 92 के बाद। अब चार्ल्स शोभराज वापस जेल में। इस बार उसने भागने की कोशिश नहीं की क्योंकि उसका काम हो गया और आखिरकार 96 में चार्ल्स शोभराज 10 साल की सज़ा पूरी करता है। इस बार कहीं भागने की कोशिश नहीं करता और 96 में वो रिहा हो जाता है। भारत सरकार उसकी रिहाई के बाद अब क्या करे, चूँकि वो फ्रेंच सिटीज़न था इसलिए उसको वापस फ्रांस डिपोर्ट कर दिया जाता है। भारत में अब चार्ल्स शोभराज की कहानी खत्म। 96 गुजर गया, 7 साल बीत जाते हैं। 7 साल तक चार्ल्स शोभराज की कोई चर्चा नहीं, कोई खबर नहीं। उसके ऊपर किताबें लिखी जाती हैं, कॉपीराइट, बहुत पैसे कमाता है। 7 साल की खामोशी के बाद अचानक 1 सितंबर 2003, 1 सितंबर 2003 को काठमांडू के एक कैसीनो में चार्ल्स शोभराज बैठकर जुआ खेल रहा है दोस्तों के साथ। इत्तेफाक से एक जर्नलिस्ट की नज़र पड़ती है। वो चार्ल्स शोभराज को पहचानता था, उसने बहुत सारे उसके बारे में कहानियाँ पढ़ी थी, अखबारों में खबरें पढ़ी थी। वो उसकी तस्वीर खींचता और अपने अखबार में तस्वीर छाप देता है। जैसे ही वो छापता है काठमांडू में हंगामा मच जाता है, इसलिए कि चार्ल्स शोभराज पर 1975 में नेपाल में एक कैनेडियन और एक अमेरिकन 2 टूरिस्ट के कत्ल का इल्ज़ाम था और फेक पासपोर्ट पर नेपाल ट्रैवल करने का भी इल्ज़ाम था। अब यहाँ ये कि खबर छप गई कि काठमांडू में 2 लोगों के कत्ल का मुलजिम खुलेआम घूम रहा कैसीनो में है। पुलिस की भत पिटी, पुलिस हरकत में आई और आखिरकार अगले दिन चार्ल्स शोभराज को गिरफ्तार कर लिया गया और वो बहुत ही इत्मीनान और आराम से उसने अपने आप की गिरफ्तारी दे दी। अदालत में उसके खिलाफ मुकदमा चला 2 कत्ल का और फॉर्जरी का। उसी सिलसिले में तब मैं सितंबर 2003 में पहुंचा था काठमांडू, जहां उससे कोर्ट में लगातार मुलाकात होती थी। तो उसके बाद उसने तमाम इल्ज़ामों से इनकार किया, बोला मैंने कोई कत्ल नहीं किया, जबकि ये था कि टूरिस्ट का कत्ल उसने उसी तरीके से किया था जैसे वो अब तक करता आया था। मुकदमा चलता रहा। 2004 में आखिरकार नेपाल की अदालत ने, सुप्रीम कोर्ट ने चार्ल्स शोभराज को 2 विदेशी सैलानियों के कत्ल के इल्ज़ाम के लिए 20 साल उम्र कैद, तब 20 साल की ही थी वहाँ पे, तो उम्र कैद की सज़ा सुनाई जो 20 साल की थी, यानी 2023 में वो सज़ा ख़त्म होनी थी। हालांकि चार्ल्स शोभराज ने इसको लेकर हमेशा मना किया कि वो बेकसूर है। इसी दौरान में जो उसके वकील थे उनमें से एक वकील की बेटी, एक विश्वास, 20 साल की निकिता विश्वास, वो जेल में और कोर्ट में मिलने मिलाने के दौरान दोनों में प्यार हो गया, जबकि उस वक्त निकिता की उम्र थी 20 साल, चार्ल्स शोभराज की उस वक्त उम्र थी शायद 54 या 64 साल। फिर दोनों एक दिन हैरत अंगेज तौर पर शादी भी कर लेते हैं। फिर ये भी कहा गया था कि शादी इसलिए चार्ल्स शोभराज ने किया ताकि काठमांडू में उसको रियायत मिल जाए, अदालत से जल्द छूट जाए, क्योंकि एक नेपाली सिटीज़न के साथ शादी की है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं और बाद में ये मोहब्बत बहुत आगे गाड़ी इसकी बढ़ी नहीं। फिर दोनों अलग हुए और निकिता विश्वास ने फिर किसी और से शादी कर ली। शोभराज फिर से अकेला हो गया और वो इसी तरह जेल में रहा। जेल में रहने के बाद फिर करीब 19 साल बीत गए। उसने 2022 में ही अर्जी लगाई कि अब 78 साल की उसकी उम्र हो गई है। बीच में 5 साल पहले उसका दिल का ऑपरेशन हुआ, उसके दांत में भी प्रॉब्लम है। उसने कहा 20 साल की सज़ा अगले साल ख़त्म हो जाएगी, तो उसकी 78 साल की उम्र और उसकी सेहत को देखते हुए उसको रिहा किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने भी उसके हेल्थ ग्राउंड और उसकी एज को देखते हुए आखिरकार ये फैसला दिया और कहा कि अब इसको रिहा कर दिया जाए, इससे ज़्यादा इसको अब जेल में रखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये फैसला आया है और अब चार्ल्स शोभराज, अगर सब कुछ ठीक रहा सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद और कोई मामला सामने नहीं आया, तो बहुत मुमकिन आज या कल तक रिहा हो जाए और फिर रिहाई के बाद वो एक आज़ाद है। इस वक्त भारत में भी उसके खिलाफ कोई केस नहीं है, थाईलैंड का केस बहुत पहले ख़त्म हो चुका है। तो अब वो एक आज़ाद इंसान होगा, लेकिन नेपाल की सरकार उसे डिपोर्ट करेगी, फ्रांस जैसे भारत ने किया था, चूँकि वहाँ का सिटीज़न है। फ्रांस में उसके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं है, तो वो फ्रांस में भी आज़ाद रहेगा। तो आखिरकार 78 साल की उम्र में उसकी रिहाई है, लेकिन तब तक, क्योंकि उसके बारे में एक रिकॉर्ड है कि जब भी वो रिहा होता है सुकून और चैन से नहीं बैठता। चार्ल्स शोभराज कुछ ना कुछ सोचता रहता है, तो अगला कोई जुर्म न करे तब तक वो आज़ाद है। लेकिन शोभराज की हिस्ट्री को देखते हुए इस बात की उम्मीद कम है। अफगानिस्तान, ग्रीस, ईरान की जेलों से भी चार्ल्स शोभराज कई बार भाग चुका है। तिहाड़ का तो मैंने आपको जिक्र किया था, तो जेल से भागने में भी माहिर, तिहाड़ से 2 बार बल्कि भागा। तो कुल मिलाकर बहुत सारे लोग कहते हैं कि चार्ल्स शोभराज जुर्म की दुनिया का एक जीनियस है। कई लोग उसे जुर्म की दुनिया का प्रोफेसर कहते हैं।
जो नटवर लाल के बारे में बात थी वही कहा जाता है कि अगर उसने अपना दिमाग सही रास्ते पर और ईमानदारी के काम में लगाया होता तो शायद पता नहीं वो कहाँ होता, लेकिन वही गलत रास्ते पर चला और जुर्म की दुनिया का प्रोफेसर बना। तो आज की कहानी में इतना ही, लेकिन कहानी खत्म करो उससे पहले वही अपना सिलसिला। तो आज प्रमिला का जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे प्रमिला। और ये राहुल जी की पत्नी है। इसके अलावा परीना मुस्कान, परीना एलियस मुस्कान, इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे परीना। और ये दस्तगीर की सिस्टर हैं। साथ ही गीता राजपूत का भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे गीता जी। और ये राहुल जी की पत्नी है। धीरज जैन, इनका भी आज जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे धीरज। और ये पूनम जैन के बेटे हैं। साथ ही दीपक कुमार दीपू, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे दीपक। ईशा का भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे ईशा। और नितेश कुमार जहांगीर ने भेजा है। साथ ही ऋषभ कुमार, हैप्पी बर्थडे ऋषभ। समीन और जोना, इन दोनों का भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे समीन और जोना। और ये मोहम्मद निज़ामुद्दीन की बिटिया हैं। इसके अलावा रागिब अंसारी की मम्मी का आज, बल्कि रागिब अंसारी और इनकी अम्मी दोनों का आज बर्थडे है, तो आप दोनों को बहुत बहुत मुबारक। चिराग सुभाष, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे चिराग। और प्रीति महेश और तानिश ने भेजा है। साथ ही केतन डी सोशा, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे कोई केतन। विजय सेवरा ने भेजा है। इसके अलावा लीजा सोनी, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे लीजा। और ये निखिल सोनी की सिस्टर हैं, बल्कि इनका बर्थडे कल था, तो बिलेटेड हैप्पी बर्थडे। कुसुम यादव का भी बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे कुसुम। और ये आदर्श कुमार ने भेजा है। भारती सिंह, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे भारती। और ये रिंकू और रंजीत सिंह जी की बिटिया हैं। शिवांगी और शिवांशु, इन दोनों का भी आज जन्मदिन है। और ये दोनों भाई बहन हैं और ट्विन हैं। और इनका बल्कि 21 को था, तो बिलेटेड हैप्पी बर्थडे शिवांशी और शिवांशु। सौम्या दीप, इनका भी 21 को बर्थडे था, तो हैप्पी बिलेटेड बर्थडे सौम्या। साथ ही श्रेयांश यादव, इनका भी जन्मदिन कल था, तो हैप्पी बर्थडे श्रेयांश। चूँकि कल कहानी नहीं थी तो बहुत सारे लोगों का कल था, आज मैं उनको विश कर रहा हूँ। ये विवेक यादव ने भेजा है। इसके अलावा कुंदन, इनका भी बर्थडे कल था, हैप्पी बर्थडे कुंदन। और ये सीतामढ़ी से है। राकेश रावत, इनका भी कल बर्थडे था, तो बिलेटेड हैप्पी बर्थडे राकेश। डॉली राजपूत, इनका भी बर्थडे कल था, तो हैप्पी बर्थडे डॉली। साथ ही मोहम्मद अब्दुल करीम, इनका भी जन्मदिन, हैप्पी बर्थडे अब्दुल करीम। और कल था इनका भी। और ये शुआयन निशात, इनके हस्बैंड हैं, शौहर हैं। साथ ही प्रियंका और संदीप चौहान जी की एनिवर्सरी है, तो आप दोनों को बहुत बहुत बधाई। इसके अलावा विकास सक्सेना ने कहानी की फरमाइश की है, परवीन कुमार सिंह। इसके अलावा कुंदन शर्मा, इन लोगों ने चाल शोभराज की कहानी की फरमाइश की थी, और भी बहुत सारे लोगों ने की थी। आसिफ निज़ाम अंसारी, थैंक यू सो मच आपके मेल के लिए। निशा चौधरी, थैंक यू निशा आपके इस प्यार भरे मेल के लिए। अक्षय मंधन, थैंक यू आपका भी। इसके अलावा सचिन शर्मा, थैंक यू सो मच। एडवोकेट रश्मि कुमारी जी, थैंक यू दिल से आपका। इसके अलावा एजाज सैफ़ी, थैंक यू आपका भी। और फूल कोयराला, थैंक यू आपका भी। तो आज कहानी में इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।